आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एसआईआर वाले मैटर्स टेकअप होने वाले हैं, जहां ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ईसीआई एसआईआर प्रोसेस के साथ साथ सिटीजनशिप वेरीफाई करने की पावर भी रखता है या नहीं। मतलब आज फिर से वही सवाल, वही कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और वही टेंशन। वोटर लिस्ट कौन बनाता है, कैसे बनाता है और इस प्रोसेस में आम सिटीजन का हक कहाँ खड़ा होता है। लेकिन आज की हियरिंग से पहले ये देखना जरूरी है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट और ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिसने कि लोगों को चौंका कर रखा है। अब 6 जनवरी 2026 को ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना डिफेंस शुरू किया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के फेवर में। उनका सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड यही था कि जो लोग इस एक्सरसाइज को पैरेलल एनआरसी कह रहे हैं वो बस रिटोरिक कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को क्लियरली बोला कि वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू एंश्योर नो फॉरेनर्स आर देयर ऑन द इलेक्टोरल रोल्स। उनका कहना था कि ये मैटर नंबर्स का है ही नहीं, चाहे बिहार में एक भी फॉरेनर मिला हो या नहीं, ये इरेलेवेंट है। उनके वर्ड्स में इवन इफ देयर वाज वन फॉरेनर ही हैड टू बी एक्सक्लूडेड। यानी ईसीआई का फोकस क्वांटिटी पर नहीं प्रिंसिपल पर है। पर इस हियरिंग के टाइम एक और बड़ी चीज सामने आती है। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, जिसमें लगभग 15.44 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से करीब 3 करोड़ नाम डिलीट कर दिए गए और यहीं से कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई है। इसके बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई 12 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली टीएमसी एमपीज के एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन से रिस्पॉन्स मांगा है। बेंच में सीजे सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन और डोला सिंह की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर के इंस्ट्रक्शंस इनफॉर्मल चैनल्स जैसे व्हाट्सएप के थ्रू दिए जा रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वेरी वियर्ड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड इन वेस्ट बंगाल। सम व्हाट्सएप मैसेजेस आर बीइंग सेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट द अथॉरिटीज आर एक्टिंग विदाउट रिटन ऑर्डर्स। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और सीरियस इशू हाईलाइट किया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी का। वेस्ट बंगाल एसआईआर में लगभग 1.32 या 1.36 करोड़ वोटर्स को इस कैटेगरी में डाला गया है, जिनके अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स हो सकती है। ये डिस्क्रिपेंसीज स्पेलिंग मिस्टेक्स, एज मिसमैच, पेरेंटल डिटेल्स के वेरिएशन जैसे एल्गोरिथम जनरेटेड इश्यूज पर बेस्ड है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कोई प्रॉपर रिटन गाइडलाइंस या ऑर्डर नहीं दिखाया जा रहा। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि व्हाट्सएप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बीएलओज का एक्ट करना ऑडिट ट्रेल को इम्पॉसिबल बना देता है, जो फंडामेंटल डेमोक्रेसीज राइट्स पर सीधा अटैक है। ईसीआई ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि डोला सेन की पिटिशन इनकरेक्ट एंड डिनाइड इन टोटलिटी है, एक्सेप्ट जहां एक्सप्रेसली एडमिट किया गया हो। कोर्ट ने ईसीआई को एक वीक का टाइम दिया है कॉमन रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए और मैटर नेक्स्ट मंडे के लिए लिस्ट कर दिया गया है। पर वहीं पिटिशनर्स का मेन आर्ग्यूमेंट हमेशा से ये रहा है कि एसआईआर एक नॉर्मल इलेक्टोरल रोल रिवीजन नहीं लगता, बल्कि एक तरह का सिटीजनशिप वेरिफिकेशन ड्राइव बन चुका है, जो इनडायरेक्टली एनआरसी जैसा ही काम कर रहा है। इस पर ही ईसीआई ने स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा है कि ऑफ कोर्स रिटोरिकली इट वाज सेड वी आर कैरिंग आउट अ पैरेलल एनआरसी. The NRC register includes all the people, all citizens, whereas in electoral rolls it is citizens who are above 18 years of age. उन्होंने क्लियरली डिफरेंशिएट किया एनआरसी और इलेक्टोरल रोल्स के बीच, इसलिए उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इज नॉट अ पैरेलल एनआरसी ऑन द फेस ऑफ इट। अब ईसीआई ने कोर्ट को ये भी समझाया कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर में है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजन सेंट्रिक। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएज और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस सबके लिए इंडियन सिटीजनशिप मैंडेटरी है। और फिर उन्होंने कहा कि नो पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस अनलेस ही इज अ सिटीजन। यानी ईसीआई का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब वोटिंग का राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास है, तो इलेक्टोरल रोल्स बनाते वक्त सिटीजनशिप वेरीफाई करना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स तक का रेफरेंस दिया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश एरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने विरोध किया था। उनके अकॉर्डिंग शुरू से ही ये इंटेंशन था कि इलेक्टोरल रोल सिर्फ सिटीजन्स के लिए हो और जो सिटीजन नहीं है उसको एक्सक्लूड किया जाए। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 का जिक्र किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को प्लेनरी पावर्स दिए गए हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के साथ साथ सिटीजनशिप वेरीफाई करने का भी पावर। अब पिटिशनर्स ने ये भी आर्ग्यू किया था कि सिटीजनशिप सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का डोमेन है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। इस पर ईसीआई ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दिया। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि सेंटर का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ
सिर्फ तब आता है जब कोई वॉलंटरली फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करना है। बाकी सिचुएशन में इलेक्टोरल रोल के पर्पस के लिए सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करना ईसीआई के पावर के अंदर आता है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि एसआईआर 2025 में डेविएशन जस्टिफाइड है क्योंकि रीजंस रिकॉर्डेड है, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और इलेक्टोरल रोल्स की प्योरिटी मेंटेन करना। लेकिन यहीं से क्रिटिक्स का काउंटर नैरेटिव शुरू होता है। क्रिटिक्स ये क्लियर करते हैं कि कोई भी फॉरेनर को वोट देने का हक देने की बात नहीं कर रहा। ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। इशू ये है कि प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस का बर्डन कौन उठा रहा है। एसआईआर के अंदर लाखों लोगों को दोबारा अपनी आइडेंटिटी और सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ रही है, अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो माइग्रेंट्स, गरीब लोग, एल्डरली और वुमेन के पास होना मुश्किल होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि क्या एक हाइपोथेटिकल थ्रेट के लिए इतने सारे जेन्युइन सिटीजंस को एंजाइटी और इनकन्वीनियंस में डालना जस्टिफाइड है? हिस्टोरिकली इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ एक्सक्लूजन का नहीं रहा है। आर्टिकल 324 को ईसीआई ने डेकेड्स तक एक डेमोक्रेटिक मैंडेट की तरह यूज किया, जिसका एम था मैक्सिमम एनरोलमेंट, दूर दूर जाकर रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक पहुंचना और वोटिंग को एक्सेसिबल बनाना। ये सब ईसीआई की लेगेसी का हिस्सा रहा है। एक मॉरल प्रिंसिपल यहीं से आता है, एक जेन्युइन वोटर का एक्सक्लूजन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ज्यादा डेंजरस है। पर क्रिटिक्स का कहना है कि अब ये लॉजिक फ्लिप हो रहा है। अब फोकस इंक्लूजन से ज्यादा एक्सक्लूजन पर लग रहा है। एनरोलमेंट एक राइट के बजाय एक प्रिविलेज जैसा ट्रीट हो रहा है, जो बार बार प्रूव करना पड़ रहा है। और जब इलेक्टोरल प्रोसेस एक गेटवे के बजाय फिल्टर बन जाता है तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट डाइल्यूट होता है। पर अब असली सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ईसीआई से क्या एक्सपेक्ट करता है? सिर्फ फॉरेनर्स को ढूंढकर बाहर निकालना या हर एलिजिबल इंडियन को वोट का हक इंश्योर करना? क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ईसीआई को एक गेट कीपर नहीं बल्कि एक गारंटर बनाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का। जब लास्ट फॉरेनर को चेज करने के चक्कर में जेन्युइन सिटीजन सफर करते हैं तो पावर का लेटर फॉलो होता है, स्पिरिट मिस हो जाती है। और आज की हियरिंग इसी बैकड्रॉप में होने वाली है। कोर्ट को ये डिसाइड नहीं करना कि फॉरेनर्स वोट करें या नहीं, उस पर यूनानिमिटी है। कोर्ट को ये देखना है कि प्रोसेस फेयर है या नहीं, प्रोपोर्शनल है या नहीं, और क्या डेमोक्रेसी का ट्रस्ट इंटैक्ट रहता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।